हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज इस वीडियो पर आप आखिरी वीडियो देख रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और जो मैंने रिवीजन के लिए जो वीडियोस बनाए हैं, तो एक ये वाला वीडियोस होगा और एक जो इसके पहले वाला वीडियोस मैंने बनाया है, तो वो 25 मिनट का वीडियो होगा, ये भी करीब 25 मिनट का वीडियो होगा। तो मतलब 50 मिनट में पूरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हम करने वाले हैं और ये जो पूरा फुल एंड फाइनल होगा वो होगा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इतने कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर अप करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो देखिए 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का या तो पुल होता है या तो पुश होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है या तो लिया जाता है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसे ग्रुप्स जो हमारे सिस्टम में इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो आपके प्रोटॉन हैं उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट होगी और आपकी डेल्टा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक्स अगर यहाँ पर आपका हेलोजन है, एक्स अगर यहाँ पर आपका कोई हेलोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और डेल्टा को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। जो अब हम सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड इफेक्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है कि अगर आप sp3 और sp2 की बात करेंगे तो परसेंटेज s कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा है और sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कंपेयर टू sp2 वाले में कम है। sp3 वाले में परसेंटेज s कैरेक्टर कंपेयर टू sp2 वाले मॉलिक्यूल में परसेंटेज s कैरेक्टर कम है। इसमें है s कैरेक्टर कितना है? इसमें है 25% और इसमें कितना है? इसमें है 33%। तो परसेंटेज s कैरेक्टर की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा पुल होते हैं, या कहें कि न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा तेजी से खींचता है। न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा तेजी के साथ खींचता है, जिस वजह से आपका जो डेल्टा है वो प्रोटॉन्स का इंक्रीज हो जाता है। डेल्टा प्रोटॉन्स का इंक्रीज हो जाता है। देखिए, एक बात शायद है आपके दिमाग में भी आई होगी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स मोर पुल होते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस की तरफ। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है न्यूक्लियस की स्टडी करने वाली, कि जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जो भेजते हैं, वो एक्चुअली आपके न्यूक्लियस के साथ कितना इंटरेक्ट कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का पुल न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम पहुंचेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर आप भूल गए कि हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, और जो प्रोटॉन का स्टडी है वो हमारी हाइड्रोजन की है। आप इस सिस्टम को समझिए कि इसमें आपका जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, इसमें है sp3। तो परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन की न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होल्ड हो रहे होंगे, ज़्यादा खिंचाव हो रहा होगा। तो जो हाइड्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और डेल्टा आपका हाई हो जाएगा। वही इस केस में वाइसा वर्सा होगा। ठीक है, तो चलिए, एक ये इफेक्ट हो गया। और मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये अल्कीन्स में, ये अल्कीन है, इसमें जो डेल्टा है वो 4 से 6 के अराउंड आता है, और इसमें डेल्टा जो है तो आपका नॉर्मल अगर सी बॉन्ड सी है तो 0.9 के अराउंड आता है।
ठीक है, CC बॉन्ड का अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर क्या है हमारा? थर्ड फैक्टर है हमारा मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। बहुत डिटेल में मैंने इसे समझाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कंसाइज में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी, तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो क्या मतलब हुआ इस दोनों वर्ड का? कि मैग्नेटिकली जिसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मैग्नेटिकली इन्वायरमेंट जिसका डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आएंगी, उसकी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आएंगी। या कहें तो अगर मैग्नेटिकली इन्वायरमेंट इनका डिफरेंट है तो उस वजह से डेल्टा जो है तो वो इफेक्ट होगा, डेल्टा है वो इफेक्ट होगा। तो होगा क्या देखिए, हम थोड़ा सा मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आपका परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि आने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि ऐसे प्रोटॉन्स जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड या कहें तो जो इस मैग्नेटिक फील्ड के पास फंस रहे होंगे, क्या कहा मैंने कि जो भी प्रोटॉन्स आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के पास फंस रहे होंगे, उन प्रोटॉन्स का डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा, और रीजन क्या होगा? मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। तो ये नॉर्मल आपका इथेन का केस है, इथेन में ये सारे प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के या फिर कहें मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं फंस रहे हैं, जिस वजह से इनका डेल्टा नॉट इफेक्ट नहीं होगा, नॉट इफेक्टेड। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता जैसे कि पहले हम एल्कीन मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये इस सिस्टम में भी ये प्रोटॉन्स आपके इस मैग्नेटिक फील्ड से या कहें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से या इस मैग्नेटिक फील्ड से डू नॉट अफेक्टेड, ठीक है। अब अगर हम एक सिस्टम ऐसी बात कर लें, एक ऐसे सिस्टम की बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सो होगा, एक्सो एंडो तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बना देते हैं। ये H सिन होगा, ये H एंटी। सिन एंटी तो पढ़ ही रखा है ना, जो डबल बॉन्ड के तरफ जो हाइड्रोजन होंगे मतलब वो सिन होंगे, और जो इसके अपोजिट होंगे वो एंटी होंगे। अरे सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट वही है जो सिस और ट्रांस का है, वही आपका सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप ये बात को समझिए। अरे सिन एंटी हटा देते हैं, आपको अगर ये डिस्टर्ब कर रहा होगा तो सिन एंटी हटा देते हैं, नॉर्मल हम यहाँ पर HA और HB लिख देते हैं। तो आप इस बात को समझिए, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी की वजह से जो आपका HB होगा और जो HA होगा, इनकी जो डेल्टा की वैल्यू होंगी वो इफेक्टेड होंगी। कैसे इफेक्टेड होंगी? जो डेल्टा आपका HB होगा वो कम होगा देन डेल्टा HA। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपके जहन में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके परपेंडिकुलर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ये HB वाला प्रोटॉन
अफेक्ट हो रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से आपका जो Hb वाला प्रोटॉन है वो इफेक्ट हो रहा होगा, और उस इफेक्ट की वजह से आपका डेल्टा डिक्रीज हो जाता है। उस इफेक्ट की वजह से आपका डेल्टा डिक्रीज हो जाता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। तो डेल्टा जो Hb का होगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू डेल्टा Ha के। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आपकी डेल्टा Ha और Hb में किसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो आप मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी रीजन देकर आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल आपको ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का। ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका एल्डिहाइड, जिसमें आपका ये प्रोटॉन इस वाली मैग्नेटिक फील्ड से, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड, हाई मच इफेक्टेड, सॉरी ये आपका प्रोटॉन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, हाईली डी मतलब कहें तो डीसील्डेड ये प्रोटॉन होगा। ये प्रोटॉन हाईली डीसील्डेड प्रोटॉन होगा और इसकी जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो बहुत हाई आएगी, वो करीब 9 to 10, क्योंकि ये प्रोटॉन्स बिल्कुल आउटसाइड होगा और कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, बल्कि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जो ऐड हो रहा होगा वो इसमें हो रहा होगा कि इस CO के अलोंग इस प्रोटॉन की जो डेंसिटी है वो इस साइड मूव कर रही होगी, इस साइड मूव कर रही होगी, ये प्रोटॉन की कार्बन की तरफ, कार्बन की ऑक्सीजन की तरफ। तो ये वाला प्रोटॉन हाईली आपका डीसील्डेड होगा और इसकी जो वैल्यू आती है वो 9 to 10 आती है। अब हम चौथे फैक्टर की तरफ मूव करते हैं, वो है मीजोमेरिक। वो है मीजोमेरिक का आपने लगभग आपको समझ में आ ही गया है कि अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो डेल्टा डिक्रीज होता है, और अगर प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो डेल्टा इंक्रीज होता है। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको मीजोमेरिक इफेक्ट में लगाना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको मीजोमेरिक इफेक्ट में लगाना है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए आपका एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OCH3 बॉन्ड OCH3। ऑक्सीजन में कितने 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, और ये आपका प्रोटॉन। तो अब आपको पता है, आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और बगल में कोई लेने वाला आपका ऐसा प्रोटॉन या फिर ऐसा कोई एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के वैकेंट ऑर्बिटल से ये आपका एक पाई बॉन्ड बना है, ये आपका एक पाई बॉन्ड बना है, जिस वजह से क्या होगा, अगर ये पाई बॉन्ड, अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इस वाले ऑर्बिटल में डालकर ये एक बॉन्ड बन जाएगा, और आपका बॉन्ड क्या बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये CH2 के ऊपर माइनस चार्ज और ये C डबल बॉन्ड OCH3 ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन के अराउंड आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, परफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, जिस वजह से आपके ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं, ये अगर मैं आपकी बात करूं, ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं, अगर इनका आप NMR निकालोगे तो डेल्टा हाईली कम आएगा, डेल्टा बहुत ज़्यादा कम आएगा कंपेयर टू अगर आप इसका निकालते हो तो डेल्टा इसका कंपेरेटिवली ज़्यादा आएगा। अगर ये HA है, अगर ये HB है तो डेल्टा HB का ज़्यादा आएगा डेल्टा HA से। तो ये हो गया आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। अब हम चलते हैं एरोमेटिक रिंग करंट के ऊपर। एरोमेटिक रिंग करंट के ऊपर वो हमारा 5वां इफेक्ट होगा। क्या है? एरोमेटिक रिंग करंट इफेक्ट। एरोमेटिक रिंग करंट इफेक्ट, इसमें क्या होता है आपको पता है, बेंजीन रिंग में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो आपकी डीलोकलाइज्ड होती है, और बेंजीन का जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन है, तो जो रिंग होती है, रिंग के जो ऊपर आपका प्लेन होता है और नीचे जो प्लेन होता है, रिंग के ऊपर और नीचे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तैयार होता है, या फिर कहें तो इलेक्ट्रिक करंट होता है,
वो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ऊपर और नीचे आपका एक इलेक्ट्रिक करंट आपका बनता है, और उसी के परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, उसी के परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं। तो सीधी सी बात है, ये भी एक मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का ही केस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के एरिया पर, अगर प्रोटॉन्स फंसते हैं, तो डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। बट गजब की बात क्या है कि बेंजीन चूंकि प्लेनर होती है और इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके प्लेन में होते हैं, जिस वजह से आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर बनती है और कोई भी प्रोटॉन्स के दायरे पर नहीं आते और सबका डेल्टा हाई आता है। सबका डेल्टा कोई इफेक्ट नहीं होता और हाई आता है। लगभग 7 डेल्टा वैल्यू सबकी होती है, लगभग 6 से 8 तक मान के चलिए आपकी ये वेरी करती है। 6 से 8 तक ppm डेल्टा वैल्यू आती है बेंजीन के प्रोटॉन्स की। तो एक्चुअल बात क्या थी एरोमेटिक रिंग करंट की, वो यही थी कि कुछ ऐसे सिस्टम हैं, हालांकि अपने नेट तक लेवल में नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग भी होती है और उससे जो जुड़े ग्रुप्स होते हैं। तो बेंजीन रिंग का जो रिंग करंट इफेक्ट है वो उस पर डोमिनेटिंग होता है और उनके प्रोटॉन्स उसमें उसकी डेल्टा वैल्यू घट जाती है और कुछ प्रोटॉन्स की डेल्टा वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो डेल्टा वैल्यू की जो खेल होता है वो बेंजीन रिंग में नहीं दिखता, बल्कि कुछ और सिस्टम्स हैं जहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ समझने की बात इतनी थी कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है जिसके परपेंडिकुलर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो डेल्टा उनका कम हो जाएगा, या कहें तो वो प्रोटॉन्स डीशील्डेड हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट इफेक्ट है हमारा, 6th इफेक्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हर जगह इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इस NMR में क्या होता है कि जो कंपाउंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा तो वो हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल अगर आप ले रहे हो, कोई भी अल्कोहल मान लीजिए ROH है, ठीक है, ROH है, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका तो ये आपका हाइड्रोजन फिर किसी ऑक्सीजन के साथ, और ये R और ये हाइड्रोजन फिर किसी ऑक्सीजन के साथ। तो ये एक ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ, अगर कंपाउंड को देखो, अल्कोहल को देखो, ROH को देखो, तो इसमें जो हाइड्रोजन की जो डेल्टा आएगी उसको मान लीजिए डेल्टा 1 कह दो। अब ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करने लगी, इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन कर रही है, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की होगी वो ऑक्सीजन खींच लेगा और इसकी जो डेल्टा 2 आएगी वो ग्रेटर देन होगी डेल्टा 1 से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो जो डेल्टा आएगा वो हायर होगा, जो डेल्टा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तब जो डेल्टा आता। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। और अगर हम एक और एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लेते हैं, RCOO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका ठीक है, तो ये आपकी ये O के साथ ये डाइमर बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नॉर्मल डाइमर बना लेता है, और इस तरह की इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से जो OH वाली जो डेल्टा है, OH वाली जो हाइड्रोजन का डेल्टा है वो आता है आपका 10 से 12 ppm की ओर, 10 से 12 ppm की ओर ये डेल्टा आती है। इसका
इसका रीज़न भी देखिए ना आप, साफ है कि ऑक्सीजन लगे हुए हैं, पहली बात ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन तो वैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी खींच रखी है। अब एक एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, एक एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, इसकी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगे, तो जो आपका प्रोटॉन होगा उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम जाएगी और डेल्टा बहुत हाई आएगा, डेल्टा बहुत हाई आएगा। ठीक है, अब हमारा जो ये था सबसे पहला वाला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल नॉन इक्विवेलेंट। तो आप नॉर्मली आपने इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि केमिकल इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में डिफरेंस यही है कि ग्रुप्स कौन से आपके प्रोटॉन्स के साथ लगे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आपको ये आपकी नॉर्मल समझ है कि ये प्रोटॉन की शिफ्ट दूसरी आएगी, ये प्रोटॉन की शिफ्ट दूसरी आएगी, है ना। तो ये प्रोटॉन्स आपके केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गए। क्या हो गए? केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गए। तो ये बात आपको तो समझ में आ ही रही होगी ना कि कैसे हम कहते हैं कि केमिकली इक्विवेलेंट है और कैसे नॉन इक्विवेलेंट है। ये डिपेंड करता है कि साइड में आपके चैन में ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं, साइड में आपके चैन में आपके ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं, उस पर ये डिसाइड होता है कि केमिकली इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट। ये नॉन इक्विवेलेंट था। अब अगर ये CH2 और यहाँ पर CH3 लगा देंगे, तो अब अगर इन प्रोटॉन्स की बात करेंगे, अगर हम इन प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो ये प्रोटॉन्स आपके केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनके दोनों तरफ लगने वाले ग्रुप्स जो है तो वो सेम है, तो ये प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो ये इनसे होता क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट से होता क्या है? अगर केमिकल इक्विवेलेंट है प्रोटॉन्स तो उनकी सिंगल पीक आएगी, और अगर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है तो डिफरेंट पीक्स आएंगी, डिफरेंट पीक्स आएंगी। ये बात समझ में आई? ये क्या है? केमिकली इक्विवेलेंट है, और ये क्या है? केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा? उनकी पीक्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, उनकी पीक्स जो है तो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। ऑलराइट, पीक्स जो है तो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम N+1 रूल देखते हैं। N+1 रूल, N+1 रूल बेसिकली होता यही है कि इससे पहले आप जे कपलिंग पढ़ लो, इससे पहले आप जे कपलिंग पढ़ लो, उसके बाद N+1 रूल और पास्कल्स ट्रायंगल, ये सब इसी के पार्ट हैं। ये गलती से 3 यहाँ पर लिखना चाहिए था, सॉरी। ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर होगा, और ये पॉइंट, ये 2 से कपलिंग, इसके 4 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम N+1 रूल जिसमें हम जे कपलिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जे कपलिंग देखिए, जे कपलिंग क्या है? जे कपलिंग का कॉन्सेप्ट ही तब आया जब हमने ये देखा कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है और उसको जब हमने क्लोजली ऑब्जर्व करा, तो जो हमें सिंगल पीक्स जो हमें पहले दिख रही थी वो असल में कहीं ट्रिपलेट्स में स्प्लिट हैं, कहीं डबलेट में स्प्लिट हैं। इस प्रकार से स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हुई, हमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हुई, और तब हमने इस पर अपना शोध देखा, कि हमने ट्राई किया जानने का कि क्यों आखिर ये स्प्लिटिंग हो रही है। तब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो अराउंड आपके प्रोटॉन्स हैं, जो अराउंड प्रोटॉन्स हैं, जैसे C ऐसे हैं, और ये प्रोटॉन्स हैं या फिर ये प्रोटॉन्स हैं, तो इनके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या कहें तो इनके बीच इनका जो स्पिन होगा, इनका जो स्पिन होगा वो आपका कपल कर रहा है। ये रीजन दिया गया कि वो कपल अप कर रहा है, और उसी कपलिंग को हमने जे कपलिंग कहा। जे कपलिंग क्यों कहा? क्योंकि ये एक जे मतलब एक कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, ये कुछ फिक्स्ड वैल्यू है जो जिससे आपका जितनी फिक्स्ड वैल्यू पर आपके ये प्रोटॉन्स कपल अप करते हैं, या फिर कहें जितने फिक्स्ड वैल्यू पर ये इसके जो स्पेक्ट्रम में जो पीक्स मिलती हैं वो पीक्स स्प्लिट होती हैं, इतनी ही वैल्यू पर वो जो पीक्स मिलती हैं वो स्प्लिट होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। ठीक है, तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है
अगर हम पहले जो हमने दो कपलिंग हमें पढ़नी 2J कपलिंग और 3J कपलिंग, तो 2J कपलिंग का मतलब ये है 2 बॉन्ड डिस्टेंस। 2 बॉन्ड डिस्टेंस पर जो प्रोटॉन होंगे उनके बीच में कपलिंग, मैंने क्या बताई, उनकी स्पिन के बीच में कपलिंग हो जाती है, या फिर कहें तो उनके मैग्नेटिक फील्ड कपल अप करते हैं, और उस वजह से जो सिग्नल्स हैं, जो पीक्स हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो 2J कपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए 2 बॉन्ड डिस्टेंस है, मतलब मान लीजिए ये कोई अगर कंपाउंड है तो ये 1 बॉन्ड डिस्टेंस, ये 2 बॉन्ड डिस्टेंस, तो ये 2 बॉन्ड डिस्टेंस पर जो प्रोटॉन्स हैं इनके बीच की जो कपलिंग होगी उसको हम बोलेंगे 2J कपलिंग। इसी को एक वर्ड और होता है, बोलते हैं हम जेमिनल कपलिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेमिनल कपलिंग। ठीक है, तो ये जेमिनल कपलिंग हो गई, ये आपकी जेमिनल कपलिंग हो गई। अब 2J कपलिंग को अगर थोड़ा सा और देखें हम तो बस 2J कपलिंग में यही है। बस फिर आपकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो मैंने आपको आज डिस्कस कर ही हैं, आपने नोट्स बना ही रखे होंगे कि किसकी कितनी वैल्यूज़ होती हैं, कितने से इंक्रीज आता है, ये तो सिर्फ आपका रिवीजन है। तो ये आपकी 2J जेमिनल कपलिंग हो गई। ठीक है, 3J कपलिंग क्या है, 3J कपलिंग में आपका कुछ नहीं है, 3 बॉन्ड डिस्टेंस, 3 बॉन्ड डिस्टेंस, 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर जो आपके प्रोटॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर जो प्रोटॉन्स होंगे, जैसे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पर ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल अप करेंगे और इसके सिग्नल्स आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, एक सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके बगल में कितने प्रोटॉन्स हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यही आ रहा हूँ, आपकी 3J कपलिंग हो गई। अब जो बात ये है कि स्प्लिट कितने सिग्नल में, अगर किसी का एक सिग्नल आ रहा है तो वो कितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा, कितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा, ये डिपेंड करता है भैया जी आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स पर, नेबरिंग प्रोटॉन्स पर। आपके बगल में कितने प्रोटॉन्स हैं, आपके बगल में कितने प्रोटॉन्स हैं, तब आता है आपका n+1 रूल, तब आता है भैया जी आपका n+1 रूल। n+1 रूल यही है, n आपका यहाँ पर नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं, आपके बगल में कितने प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप CH2, CH और ये CH3 इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कोई X ग्रुप लगा हुआ है, तो इस प्रोटॉन की कपलिंग होगी इस 2 प्रोटॉन के साथ और इन 3 प्रोटॉन के साथ, है ना। बगल में n बराबर कितने हो गए, n बराबर हो गया आपका 5, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो n बराबर 5। तो इस प्रोटॉन की जो पीक आ रही होगी वो 5 के साथ n+1 के अकॉर्डिंग 5+1 हो जाएगा। n बराबर क्या है, 5 है, यहाँ पर n बराबर 5 है ना, 2 और 3 5, तो 5+1 6, मतलब हमारी जो एक पीक है ये 6 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो 6 पीक्स होंगी ये किस रेशियो में आपकी स्प्लिट होंगी, किस रेशियो में स्प्लिट होंगी वो आपका डेवलप होगा, वो आपको आप बता पाओगे कैसे, बाई पास्कल्स ट्रायंगल। तो चलिए जल्दी से हम पास्कल्स ट्रायंगल भी देख लेते हैं कि अभी तो हमने क्या पढ़ा, हमने n+1 रूल पढ़ा। n+1 रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं आपके बगल में उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पीक कितनी पीक्स में स्प्लिट होंगी, कितनी पीक्स में स्प्लिट होंगी, ये डिपेंड करेगा कि आपके बगल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब किस रेशियो में वो पीक्स स्प्लिट होंगी वो डिपेंड करता है आपके पास्कल्स ट्रायंगल पर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं पास्कल्स ट्रायंगल्स पर। तो हम सबसे पहले पास्कल्स ट्रायंगल देखेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल देखेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ये एक ट्रायंगल जैसा ही होता है, ये आपका एक ट्रायंगल जैसा ही होता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पर आप लिखते हो 1 और यहाँ पर 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। अब 1 के बाद 1+1 2, ये वाला 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और फिर जो लास्ट में बचा 1। अब इसके बाद 1, ये वाला 1 ही लिखेंगे, और फिर 1+2 कितना हुआ 3, तो 1 और 2 के बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मूव करेंगे तो 2+1 कितना हुआ 3, तो 2 और 1 के बीच में लिखेंगे, 2 और 1 के बीच में लिखेंगे 3, और फिर लास्ट में क्या बचा 1। अब फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और 1+3, तो 1+3 कितना हुआ 4, 1 और 3 के बीच में लिखेंगे, और फिर 3+3 कितना हुआ 6 हुआ, तो 3 और 3 के बीच में लिखेंगे, और अब क्या 3+1 बचा, तो 3+1 कितना हुआ 4 हुआ,
4 हुआ, तो 4 को हम 3 और 1 के बीच में लिखेंगे और जो बचा लास्ट में वो 1 हुआ। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होता जाएगा। और ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। ये हमारा इंटेंसिटी का रेशियो है, इंटेंसिटी का रेशियो है। इंटेंसिटी का मतलब जो हमारी सिग्नल्स स्प्लिट होंगे, जो हमारे सिग्नल्स स्प्लिट होंगे वो किस रेशियो में स्प्लिट होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए जो n जो हमारा नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स है ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर n = 1 है, यहाँ पर n = 2 है, यहाँ पर n = 3 है, यहाँ पर n = 4 है। तो ये आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा और ये ट्रायंगल बना लीजिएगा जब आपके पास क्वेश्चन होगा जहाँ पर आपको आंसर करना होगा कि आपकी जो पीक है वो कितने पीक्स में स्प्लिट होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये वाला ट्रायंगल बनाओगे तभी आप आंसर कर पाओगे कि हमारी जो पीक्स है वो किस रेशियो पर आपकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज का रेशियो है। मतलब कहने का कि अगर आपके बगल में 2 प्रोटॉन्स है, n = 2 है, n = 2 है, तो आपकी जो पीक्स होंगी वो 3 पे स्प्लिट होंगी, n + 1 = 3। मतलब जो पीक है वो 3 पीक पर स्प्लिट होगी, जिसका रेशियो होगा आपका 1:2:1। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कि अगर आपका ये प्रोटॉन है और यहाँ पर CH2 है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, यहाँ पर अगर ये n = 2 है, n = 2 है तो n + 1 3। मतलब स्प्लिटिंग इसकी अगर एक पीक आ रही है तो कपलिंग के बाद जो है तो ये 3 पीक्स में स्प्लिट होगी, 3 पीक्स में स्प्लिट होगी। लेकिन क्या रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा, n = 2 है तो रेशियो होगा 1:2:1। मतलब 1:2:1। मतलब ये 1 ये 2 ये 1। इस रेशियो में आपकी पीक की स्प्लिटिंग होगी, या फिर कहें तो आपका सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी। सिग्नल की स्प्लिटिंग इस रेशियो पर होगी। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेट वगैरह में, और क्वेश्चन में यही दे दिया जाएगा कि इस प्रोटॉन के नेबरिंग प्रोटॉन्स इतने हैं, तो ये बताइए कि किस इंटेंसिटी से जो सिग्नल है वो स्प्लिट करेंगे। तो आप यहाँ से वो आंसर कर पाओगे। तो देखते हैं हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। देखिए n+1 रूल हो गया, पास्कल्स ट्रायंगल हो गई, J कपलिंग हो गया, 2J 3J कपलिंग हो गया। लास्ट जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग J कपलिंग बचा है, जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है गामा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। हमारा क्या टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग जे कपलिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग जे कपलिंग, या कहें तो जे वैल्यूज भी लिखी जा सकती हैं। मैंने जे वैल्यूज किस सिस्टम के लिए क्या होंगी, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियोस हैं, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो हम सीधे फैक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है गामा, मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मतलब हम न्यूक्लियस ही चेंज करते हैं, क्योंकि हर न्यूक्लियस के लिए गामा फिक्स होता है। तो अगर हमको पार्टिकुलर प्रोटॉन पर वर्क करना है तो गामा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट यस, अगर हम गामा चेंज करते हैं तो जे वैल्यू चेंज हो जाती हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड सेपरेटिंग देम। मतलब 2J के लिए J की वैल्यू डिफरेंट होगी, 3J के लिए वैल्यू डिफरेंट होगी, 4J के लिए डिफरेंट होगी। बस इतने तक ही आपकी J वैल्यूज ली जाती हैं या फिर J कपलिंग होती है। तो 2J 3J 4J हैव डिफरेंट J वैल्यूज, या फिर मतलब कहने का कि अगर कपलिंग डिफरेंट है तो आपकी J वैल्यूज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इन पर भी हमारा जो J वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करती है। जो थर्ड फैक्टर है वो होता है कन्फर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन। जैसे हम कहते हैं R है और S है, तो R और S में दोनों में चूंकि आपके ग्रुप्स आपके इधर उधर हो जाते हैं, जिस वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपका जो है तो डिफरेंट हो जाता है, जिस वजह से J वैल्यूज भी आपकी इफेक्टेड हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि यस, कन्फर्मेशन मॉलिक्यूल का इफेक्ट डालता है आपकी J वैल्यूज पर। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि आपके कार्बन के साथ
एडेड हैं, जो या तो कहें तो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपके कार्बन के साथ अटैच्ड हैं वो भी एक अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। वो आपका एग्जांपल है कि देखिए जे वैल्यूज हम CH3OH, जे वैल्यूज CH3F, जे वैल्यूज CH2Cl2, इन तीनों की जे वैल्यूज देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू है -10.8। हाँ, एक बात और, जो जे वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में हमारी वैल्यू आती हैं। मतलब अगर अच्छी कपलिंग हो रही है तो उसकी मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। जे वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मोर नेगेटिव वैल्यू होना, और जे वैल्यू कम होने का मतलब है लेस नेगेटिव होना। तो यहाँ पर JCH3OH की -10.8 हर्ट्ज है। हाँ, यूनिट इसकी जे की हर्ट्ज में ही हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर हमको हर्ट्ज में ही जे की वैल्यूज मिलती हैं। जो सेकंड जो है JCH3F का है वो है -9.6, और जो JCH2Cl2 का है वो है जे की वैल्यू -7.5 हर्ट्ज। तो इन वैल्यूज से ही काफ़ी कुछ आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है। ग्रुप्स का वही इफेक्ट होता है जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, वो जे वैल्यूज को डिक्रीज कर देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द कार्बन जो कि सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द कार्बन अटैच्ड विद कार्बन, जैसे कि अगर हम बात करें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स डिक्रीजेस जे वैल्यूज, मतलब लेस नेगेटिव कर देती है। मैंने क्या बताया कि लेस नेगेटिव ही आपकी जे वैल्यू डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर OH लगा हुआ था, यहाँ पर F लगा हुआ है, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो 2 क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए जे की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक OH था तो इतना इफेक्ट नहीं था, -10.5 आ रही थी। वही अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें जो कि एक मीडियम आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो उसकी वैल्यू -9.6 हर्ट्ज आएगी। तो ये वाला एग्जाम्पल भी ख़त्म हुआ, और मुझे लग रहा है मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। जितना भी आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितना भी रिवीजन होना चाहिए था वो मैंने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखो, मैं उस चीज़ को फिर से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और